एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उस लकड़हारे का नाम बिरजू था। बिरजू की पत्नी बहुत ही सीधी सादी औरत थी और दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। बिरजू रोज जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच दिया करता। उनसे जो पैसे मिलते बिरजू उनसे घर का सामान खरीद कर अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन बिरजू के पास खाने के सामान के अलावा बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे जिससे वह अपने भविष्य के बारे में सोच सके। एक दिन बिरजू ने सोचा, आज से मैं जंगल में पहले से ज़्यादा लकड़ियाँ काटा करूँगा और उनको बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनमें से कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए रखना शुरू कर देता हूँ। बिरजू अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चला गया। उसने उस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की और रोज़ से ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और उनको लेकर बाजार चला गया। उन लकड़ियों को बेचने से बिरजू को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उन पैसों में से कुछ हिस्सा अलग किया और अपनी पत्नी को बिना बताए एक पोटली में छिपा कर रख दिया। अब तो बिरजू रोज़ इसी तरह ज़्यादा लकड़ियाँ काटता और उनमें से आधा मुनाफा अपनी पत्नी की नज़र से बचाकर पोटली में रख देता। बिरजू को ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब बिरजू के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए थे। एक दिन जब बिरजू रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो उसने देखा एक सेठ उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। बिरजू उस सेठ को देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह सेठ मेरी तरफ घबराया हुआ क्यों आ रहा है। बिरजू ने देखा सेठ बहुत ही डरा हुआ और सहमा हुआ था। वह दौड़ता हुआ हड़बड़ी में आकर बिरजू से टकराया और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे डाकू पड़े हुए हैं और मेरा सारा धन छीन लेना चाहते हैं, मुझे कहीं छिपा दो। बिरजू ने सेठ की यह हालत देखकर कहा, सेठ जी आप सामने वाले पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए, मैं डाकुओं को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेठ बिरजू पर भरोसा करके पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सारे डाकू आ गए और बिरजू को धमकाते हुए बोले, अरे ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ पर किसी सेठ को भागते हुए देखा है। बिरजू ने कहा, भैया मैंने तो यहाँ पर किसी को भागते नहीं देखा, मैं तो यहाँ रोज़ लकड़ियाँ काटने आता हूँ और बस वही काट रहा था। तब उनमें से एक डाकू ने कहा, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करो, नहीं तो हम तेरे साथ साथ तेरे बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा गांव में रहना मुश्किल कर देंगे, इसलिए सच सच बता दे। बिरजू ने डाकू से कहा, भैया मैं तुमसे चालाकी क्यों करूँगा, मैं तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ और अपना घर चलाता हूँ और वही कार्य करने के लिए आज भी जंगल में आया हूँ। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने सेठ की मदद की है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। यह कहकर डाकू वहाँ से चले गए। डाकुओं के जाने के बाद सेठ पेड़ के पीछे से निकलकर बिरजू के पास आया और कहा, भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने इन डाकुओं से मेरी जान बचाई। बिरजू ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह डाकू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब सेठ ने सारी बात बताई और कहा, आज जब मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तभी इन डाकुओं ने आसपास की दुकानों पर हमला कर दिया और उनको लूटने लगे, लेकिन मैंने इन्हें पहले से देख लिया था, इसलिए समय रहते सारा धन और हीरे इस पोटली में बांधकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन इन डाकुओं ने मुझे जंगल की तरफ भागते हुए देख लिया था और इसलिए यह मेरा पीछा करने लगे। मैं बचता बचाता तुम्हारे पास पहुंचा और आज तुमने इनसे मेरी जान बचाई। बिरजू ने जब सेठ की बात सुनी तो उसने कहा, सेठ जी आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, यह डाकू फिर से आ सकते हैं, इसलिए आज रात आप मेरे घर चलें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा धन है और यह डाकू अभी तक आपको ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आज रात आप मेरे घर पर रुक जाएं। सेठ जी को बिरजू की बात सही लगी और वह उसके साथ उसके घर चले गए। बिरजू जब सेठ को लेकर घर पहुंचा तो बिरजू की पत्नी ने उससे कहा, आज आपको बहुत देर हो गई, आप कहाँ रह गए थे। लेकिन तभी उसकी नज़र सेठ जी के ऊपर और उनके हाथ में एक भारी सी पोटली पर पड़ी। वह कुछ सोचने लगी। उसने बिरजू से कहा, यह कौन है और जो तुम्हारे साथ आए हैं। बिरजू ने सारी घटना जो जंगल में उसके साथ हुई थी वह पूरी अपनी पत्नी को बताई। जब उसकी पत्नी ने पोटली के धन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप बिल्कुल चिंता ना करो,
इस घर को आप अपना ही घर समझो, आराम से रहो। लेकिन मुझे यह चिंता सता रही है, अगर रात को डाकू यहाँ आ गए तो कहीं आपका धन चुरा ना लें। इससे अच्छा यही होगा कि आप मुझे अपनी पोटली दे दो, मैं इसे अच्छे से छिपा कर रख दूंगी। बिरजू की पत्नी ने जब यह बोला तो बिरजू समझ गया कि इसके मन में लालच आ गया है और यह सेठ का धन हड़पना चाहती है। उसने तुरंत सेठ से कहा, नहीं सेठ जी, यह सही नहीं होगा। इससे तो अच्छा आप मेरे घर के आंगन में गड्ढा खोद कर इस पोटली को दबा दें। डाकुओं को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सेठ को भी यह बात अच्छी लगी। उसने आंगन में गड्ढा खोदा और धन की पोटली उसमें छिपा कर रख दी। उसके बाद बिरजू और उसकी पत्नी ने सेठ को खाना खिलाया और फिर तीनों सो गए। लेकिन बिरजू को नींद नहीं आ रही थी। वह इस बात से परेशान था कि अगर डाकू मेरे घर आ गए तो सेठ के धन के साथ साथ मेरा सालों से बचाया हुआ पैसा भी ले जाएंगे। फिर बिरजू ने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि मैं अपने पैसों को जंगल में छिपा कर आता हूँ, इस तरह मेरी मेहनत की कमाई तो बच जाएगी। यह विचार करके बिरजू ने अपने पैसों की पोटली उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। बिरजू उसी जगह पहुंच गया जहां वह रोज़ लकड़ियां काटा करता था। उसने वहीं पर गड्ढा खोदा और अपनी जमा पूंजी वहां छिपा दी। वापस अपने घर आकर सो गया। तभी उसको सोए हुए कुछ देर हुई थी कि वह सारे डाकू उसके घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ और बिरजू को पकड़ लिया। उन्होंने बिरजू से कहा, तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की और सेठ को अपने घर पनाह दी। अब जल्दी से बता कि इसका धन कहाँ है, नहीं तो मैं सेठ के साथ साथ तुझे और तेरी पत्नी को भी जान से मार दूंगा। डाकू की बात सुनकर बिरजू और उसकी पत्नी घबरा गए। वह सोचने लगे कि अब तो यह डाकू हमें और सेठ जी को मार देंगे। बिरजू की पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ सेठ के धन की पोटली चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि वह पोटली कहाँ पर छुपी है। यह कहकर उसने डाकुओं को वह गड्ढा दिखा दिया जिसमें सेठ जी ने धन की पोटली छिपाई थी। यह बात सुनते ही डाकू उस जगह पहुंचे और गड्ढे को खोदने लगे। डाकुओं ने काफ़ी गहरा गड्ढा खोद दिया, लेकिन उन्हें धन की पोटली कहीं नजर नहीं आई। यह देखकर डाकुओं का सरदार गुस्से में आ गया और बिरजू की पत्नी के बाल पकड़कर कहने लगा, तू हमसे झूठ बोल रही थी, हमसे चालाकी कर रही थी। अब या तो सही सही बता कि यह धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। बिरजू ने डाकू की बात सुनकर कहा, वह पोटली हमने यहीं रखी थी, हमें नहीं पता कहाँ गई। तब डाकुओं के सरदार ने कहा, अरे वह सेठ कहाँ चला गया, तुमने तो सेठ को भी भगा दिया। दरअसल जब डाकू बिरजू और उसकी पत्नी को धमका रहे थे तब सेठ चुपचाप बाहर निकल गया था। डाकू की बात सुनकर बिरजू और उसकी पत्नी ने एकदम चौंक कर देखा तो उन्हें सेठ कहीं नजर नहीं आया। बिरजू समझ गया कि सेठ अपने धन की पोटली लेकर यहाँ से भाग गया है और हम दोनों को डाकुओं के पास फंसा दिया है। बिरजू और उसकी पत्नी घबरा गए क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों डाकुओं के आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन डाकुओं के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब जब वह डाकू तलवार लेकर बिरजू को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी सेठ एकदम सामने आ गया और डाकुओं से कहने लगा, तुम्हें धन की पोटली चाहिए ना, मैं तुमको धन की पोटली देता हूँ, लेकिन इससे पहले इन दोनों को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इनको कुछ नहीं करोगे। डाकुओं को और क्या चाहिए, वह तो केवल धन की तलाश में आए थे। उन्होंने सेठ से कहा, अगर तुम अपना सारा धन हमें दे दोगे तो मैं इनको खुशी खुशी जाने दूंगा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तब सेठ ने डाकुओं से कहा, तो फिर चलो मेरे साथ जंगल में, मैंने धन की पोटली वहीं छिपा कर रखी है। डाकू सेठ और बिरजू को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। बिरजू सोच रहा था कि सेठ जंगल में कहाँ लेकर जा रहा है। वहाँ तो मैंने अपने धन की पोटली को छुपाया है, कहीं यह मेरे पैसे ना निकलवा दे। चलते चलते वह लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ बिरजू ने अपने धन की पोटली को छिपाया था। सेठ ने वहाँ पहुँचकर डाकुओं से कहा, मैंने अपना सारा धन यहाँ छिपा रखा है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो वहाँ सामने खोद कर देख लो। अब जब डाकुओं ने वहाँ खोदा तो उन्हें धन की पोटली मिल गई। सारे डाकू कहने लगे, सरदार हमें धन की पोटली मिल गई है और इसमें बहुत सारा धन है। डाकुओं के सरदार ने पोटली को देखा तो वह खुश हो गया और उसके बाद सारे डाकू वहाँ से चले गए। बिरजू को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने तो मेरे साथ बेईमानी की। मैंने इसकी मदद की और इसने अपने धन की पोटली को बचाकर मेरा सारा धन इन डाकुओं को दिलवा दिया। मैंने वर्षों से मेहनत करके इन पैसों को जोड़ा था, लेकिन आज सेठ ने एक ही पल में मेरी सारी मेहनत इन डाकुओं के हवाले कर दी।
मैंने इसकी कितनी मदद की और बदले में इसने मेरे साथ क्या किया। वह मनी मन बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था, हे परमात्मा, मैं तो कहीं का नहीं रहा। डाकू वहाँ से धन की पोटली लेकर जा चुके थे। तब सेठ ने बिरजू से कहा, बिरजू, तुम चिंता मत करो। तुम यही सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे धन की पोटली डाकुओं को क्यों दिलवाई। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वर्षों की जमा पूंजी थोड़ी थी, लेकिन मेरे धन की पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे, आभूषण और बहुत सारे रुपए हैं। मैं अपने धन की पोटली में आधा तुम्हें दे दूंगा और साथ में हीरे और सोने के सिक्के भी दूंगा। फिर तुम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेना। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की है। मैंने डाकुओं को थोड़ा सा धन देकर तुम्हारा बहुत सारा धन बचा लिया है। डाकू तो तुम्हारा थोड़ा सा धन लेकर चले गए, लेकिन उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब तुम अपनी ज़िंदगी पूरे ऐशो आराम से गुजारोगे। सेठ ने अपनी पोटली में से बहुत सारे हीरे, सोने के सिक्के और पैसे बिरजू को दिए और कहा, अब तो तुम खुश हो। यह तुम्हारे धन से बहुत ज़्यादा है। बिरजू इतने सारे धन को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, आज तूने मेरी झोली भरी तो कैसे भरी। मैं तो सेठ को गलत समझ रहा था, लेकिन इन्होंने तो अपने ही धन में से मुझे आधा धन दे दिया। बिरजू ने हंसते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, आपने तो डाकुओं को पागल बनाया। यह बात सुनकर सेठ भी हंसने लगा। तभी बिरजू को कुछ याद आया। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, आपको मेरे धन की पोटली के बारे में कैसे पता चला। सेठ ने कहा, जब तुम अपने धन की पोटली छुपाने जंगल में जा रहे थे, तब मैं जाग रहा था। मैंने इस तरह तुम्हें बाहर जाते देखा तो तुम्हारा पीछा किया, और इस तरह मुझे पता चला कि तुमने अपने धन की पोटली जंगल में कहाँ छिपाई है। फिर मैंने जल्दी से घर आकर अपनी पोटली को गड्ढे से बाहर निकाला और चुपचाप सो गया। उसके बाद सेठ और बिरजू अपने अपने गांव वापस चले गए। बिरजू ने उन पैसों से व्यापार शुरू किया और कुछ सालों के अंदर बिरजू लखपति हो गया। मित्रों, किस्मत कभी कभी ऐसे अजब खेल हमारे साथ खेलती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। हम हमेशा ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं, वह कब और कहाँ कैसे बदल जाए। किस्मत के खेल को आज तक कोई नहीं समझ पाया। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।